पार्ट फर्स्ट हमारा हो चुका था, अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में क्या क्या पढ़ेंगे? केस ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, केस ऑफ इक्विलिब्रियम, एनर्जी कंजर्वेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, एफएक्स यूएक्स रिलेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर सेकंड। बेसिक्स ऑफ स्प्रिंग फोर्स। सुनो देखो, स्प्रिंग फोर्स के बारे में बात करेंगे। स्प्रिंग फोर्स समझ रहे हैं हम पहले। स्प्रिंग फोर्स कब लगेगा? जब स्प्रिंग होएगा। अगर स्प्रिंग ही नहीं है तो स्प्रिंग फोर्स कैसे लगेगा? तो हमेशा ही स्प्रिंग फोर्स कब लगेगा? जब सिस्टम किससे कनेक्टेड होएगा? स्प्रिंग से कनेक्टेड होएगा। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स कब आता है? जब सिस्टम किससे कनेक्टेड हो? स्प्रिंग से कनेक्टेड हो। क्लियर? आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये है, इसमें स्प्रिंग फोर्स बताओ कितना लग रहा है, इसमें स्प्रिंग ही नहीं है, तो ये तो क्वेश्चन ही नहीं बनता कि इसमें स्प्रिंग फोर्स बताओ। स्प्रिंग के बिना स्प्रिंग फोर्स नहीं बता सकते। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अब हम बात करते हैं स्प्रिंग की। स्प्रिंग, ये स्प्रिंग है, देखा होगा सबने, पेन्स में होता है ऐसे, वो टिचक टिचक वाले जो पेन आते हैं उनमें होता है। बाइक्स में होता है ना, शॉकर कहते हैं, शायद शॉकर ही कहते हैं। हाँ, बाइक में होता है, जब वो ब्रेक मारते हैं वो थोड़ा सा दबता है, ठीक है, तो वो शॉकर होता है। वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, उसका के बहुत ज़्यादा होता है। अब के क्या होता है वो हम समझेंगे। और कहाँ कहाँ होता है स्प्रिंग? बहुत सारी जगह में होता है यार, लगभग हर चीज़ में ही मिलता है ना। तो स्प्रिंग होता क्या है ये समझते हैं। ये यहाँ पे एक स्प्रिंग है, क्या है कि यहाँ पे स्प्रिंग, और इसकी जो लेंथ है वो क्या है? एल। लेंथ क्या है? एल है। और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के। के होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। के क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट, ये के है। स्प्रिंग कांस्टेंट मतलब हार्डनेस। के का मतलब क्या होता है? हार्डनेस। जितना ज्यादा के, जितना ज्यादा के किसी स्प्रिंग में, जितना ज्यादा के उतनी ज्यादा हार्डनेस। जैसे मैंने बताया, जो पेन वाला होता है वो टिचुक टिचुक जो हम करते हैं वो पेन वाला स्प्रिंग होता है, जिसके ऊपर एक बटन सा होता है, जिसे दबाते हैं तो वो पेन बाहर आ जाती है उसकी निब से। तो उसका क्या होता है कि उसका के कम होता है, वो ज्यादा हार्डनेस कम है उसमें, है तो स्प्रिंग ही। बाइक का भी स्प्रिंग ही होता है और ये पेन वाला भी स्प्रिंग ही होता है तो दोनों स्प्रिंग ही, लेकिन इन दोनों का के अलग होता है। बाइक का जो स्प्रिंग होता है, बाइक का जो शॉकर होता है, उसका के बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, उसका के बहुत ज्यादा होता है। तभी तो वो, मतलब अगर ट्राई करना कभी, जो बाइक के शॉकर होते हैं उन्हें हाथ से कंप्रेस करने की कोशिश करना, वो नहीं कंप्रेस होते हैं, बहुत ज्यादा के होता है उनका। के मतलब हार्डनेस, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और जो पेन वाला होता है इनका के तो बहुत कम होता है। ठीक है, तो के क्या होता है? स्प्रिंग का हार्डनेस को दिखाता है। स्प्रिंग की हार्डनेस को कौन दिखाता है? के दिखाता है। क्लियर? ठीक है, अगर स्प्रिंग की लेंथ हाफ कर दें, अगर स्प्रिंग की लेंथ हाफ कर दें, छोड़ो एक बार ये छोड़ो, सुनो, एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग है, मान लो इतना इतना बड़ा स्प्रिंग है, और हमने उसे उसमें से इतना सा पार्ट बाहर निकाल लिया, तो किसका के ज्यादा होगा? किससे कंप्रेस करना मुश्किल है? बड़े वाले को, छोटे वाले को? छोटे वाले को, यस, छोटे वाले को कंप्रेस करना मुश्किल है, क्योंकि ट्राई करके देख लेना, एक बड़ा स्प्रिंग आप कंप्रेस कर सकते हो, मतलब फोर्स उसमें भी लगेगा लेकिन आप कंप्रेस कर सकते हो, लेकिन उसे ही बड़े पार्ट में से अगर थोड़ा सा पार्ट निकालने साइड में, उसे कंप्रेस करके देखना, छोटा वाला मुश्किल कंप्रेस होता है, ठीक है, उसमें हार्डनेस के बढ़ जाता है। तो अगर स्प्रिंग की लेंथ हाफ करते हैं तो इस केस में क्या होता है? हार्डनेस बढ़ जाता है, मतलब के बढ़ जाता है। ठीक है, मान लो ये एल लेंथ की थी स्प्रिंग, किसकी है? एल लेंथ की है, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? के है। के है, अगर मान लो इसका क्या कर दिया? हाफ कर दिया, इक्वल इक्वल लेंथ के दो पार्ट कर दिए, इक्वल लेंथ के दो पार्ट कर दिए, ये है L/2 का और ये क्या है? L/2 का। तो इस केस में जो के है वो 2 टाइम्स हो जाएगा, हार्डनेस बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? हार्डनेस क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी। अगर L/2 कर रहे हैं, इक्वल इक्वल 2 पार्ट्स कर रहे हैं, तो इस केस में क्या होगी? हार्डनेस 2 टाइम में हो जाएगी, मतलब के क्या हो जाएगा? 2 के हो जाएगा। क्लियर? हार्डनेस बढ़ चुके हैं यहाँ पे। अगर 3 पार्ट कर दिए, कितने पार्ट कर दिए? 3 पार्ट कर दिए, L/3 इक्वल इक्वल के, L/3 और L/3, तो इस केस में हार्डनेस क्या हो जाएगी? 3 के 3 के 3 के। 1 2 3 4 पार्ट कर दिए इक्वल इक्वल, कितने पार्ट कर दिए? 4 पार्ट कर दिए इक्वल इक्वल। तो इस केस में क्या हो जाएगी? जो कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, वो क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा।
मतलब जितना टाइम, जितना इसका हाफ करोगे, मतलब जो एल के डिवाइड में होएगा उतनी ही टाइम्स क्या हो जाएगी, इसकी हार्डनेस हो जाएगी। क्लियर? ये केस नंबर फर्स्ट है। ठीक है, बेसिक है ये स्प्रिंग फोर्स का। स्प्रिंग फोर्स का क्या है यहाँ पे, ये बेसिक चल रहा है अभी। ये इतनी बात समझ में आ गई? देखो क्या बताया मैंने, सुनो। मान लो एक स्प्रिंग है एल लेंथ का और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, के है। अगर अगर हम उसे क्या कर दें, हाफ कर दें, मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो ऐसे केस में जो हार्डनेस है वो क्या हो जाती है, 2 टाइम्स हो जाती है। 3 पार्ट करेंगे तो हार्डनेस 3 टाइम्स, 4 पार्ट करेंगे तो हार्डनेस 4 टाइम्स। हार्डनेस मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट मतलब के। जितने पार्ट करेंगे उतने ही टाइम्स क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अगर इसके 5 पार्ट करते हैं इक्वल इक्वल, तो क्या हो जाएगी स्प्रिंग कांस्टेंट, के क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स। यस, क्लियर? देखो अब क्या है इसमें, मान लो एक स्प्रिंग है, एल लेंथ की क्या है, स्प्रिंग है, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, के किसे रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, हार्डनेस को। ठीक है, इसमें ये बोल देता है कि इसका एक एक्स पार्ट कट करके साइड में निकाल दिया। एक्स पार्ट, देखो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में क्या गिवन होगा कि एक स्प्रिंग है एल लेंथ की और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, के है। उसमें से एक पार्ट, ये एक्स पार्ट कट करके साइड में निकाल दिया, उसका के डैश बताओ, उसका मतलब के बताओ, स्प्रिंग कांस्टेंट बताओ। जो पार्ट कट करके साइड में निकाला है उसका क्या बताओ, के बताओ, और उसे हम क्या मान लेते, के डैश। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय में कटी हुई लेंथ इनटू में के। ये कटेड लेंथ इंग्लिश में भी आता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसे याद करोगे तो अच्छे से याद होएगा। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय में कटी हुई लेंथ इनटू में के। ये किस लिए यूज करते हैं हम, जब एक स्प्रिंग दी हो, उसकी लेंथ पता हो, के पता हो, उसमें से एक पार्ट कट करके आपको दे दे साइड में, और ये पूछ ले इस कटेड पार्ट का के बताओ, तो इस केस में हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय में कटी हुई लेंथ इनटू में के। उससे क्या आ जाएगा, के डैश। के डैश मतलब इसका कांस्टेंट, स्प्रिंग, के डैश मतलब इसका स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, देखो इस पे क्वेश्चन करते हैं एक। इसकी लेंथ कितनी है, 10 मीटर। लेंथ कितनी है इसकी, 10 मीटर, और कटेड पार्ट कितना है, 4 मीटर। 4 मीटर कट करके साइड में निकाल दिया, और पूछा क्या है कि इसकी जो ये कटेड पार्ट है, मान लो ये साइड में आ गया यहाँ पे, तो इस कटेड पार्ट का, इस कटेड पार्ट का क्या बताओ, के बताओ, मतलब के डैश बताओ। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला क्या था हमारा, टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय में कटी हुई लेंथ इनटू में के। टोटल लेंथ कितनी है, 10 मीटर। टोटल लेंथ कितनी है, 10 मीटर। कटी हुई लेंथ कितनी है, 4 मीटर। इनटू में के की टर्म्स में निकाल लो, ये कितना आ जाएगा, 5/2। तो आंसर इज 5/2 के। इसका के इतना है, 5/2 के। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इससे भी क्वेश्चन हो जाएंगे ना, बस ये फॉर्मूला ही तो याद करना है, टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय में कटी हुई लेंथ इनटू में के गिवन भी होता है क्वेश्चन में, तो आप के की टर्म्स में, ये तो यहाँ पे के जो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट था वो के ही गिवन था, जहाँ पे के गिवन होगा वहां पे तो के पुट करना ही है। देयर इज स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, अच्छा ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, 2 न्यूटन मीटर। इस के की जो यूनिट होती है ना, वो न्यूटन पर मीटर होती है। ये आगे समझाएंगे ये कैसे आई, लेकिन एक बार याद कर लो कि स्प्रिंग कांस्टेंट मतलब के की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, इफ वी डिवाइडेड इट इन 2 पार्ट्स लेंथ ऑफ विच आर इन द रेशियो 2:3, फाइंड स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर ईच पार्ट। देखो अगर हम इसे क्या करते हैं, 2 पार्ट्स डिवाइड कर दे, 2 पार्ट्स में, जिसका रेशियो क्या है, मतलब कितने रेशियो में डिवाइड करना है, वो रेशियो है 2:3। देखो समझो, यहाँ पे एक स्प्रिंग है, ठीक है, अब इसकी लेंथ L मान लो, लेकिन L मान लोगे तो रेशियो आएगा 2L और 3L, और ये L में तो ऑप्शन ही नहीं है हमारा। तो इसमें जो अगर रेशियो गिवन है तो इस केस में कोई दिक्कत नहीं है, लेंथ कुछ भी मान सकते हो, तो 5 मीटर मान लेते हैं।
इससे इजी होगा ना, 2:3 में कन्वर्ट कर देंगे। अगर मान लो कोई आपको 5 रुपए देता है, 5 रुपए देता है, और वो कहता है इसे 2:3 में डिवाइड करो, तो एक को 2 दोगे, एक को 3 दोगे, है ना। और इसने क्या बोला है 2:3 है, तो ये 5 मान सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो। वैसे तो L मान लोगे तो भी ये ऐसे आएगा 2L/3L ऐसे आएगा, फिर ऐसे फायदा नहीं है ना, ऑप्शन ही नहीं है ये, तो कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये किस में कट करना है, ये किस में कट करना है, 2:3 में, 2:3 में करना है। ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं, K1 निकालते हैं पहले। टोटल लेंथ कितनी है 5 मीटर, इनटू में 5 डिवाइडेड बाय में 2 कटा हुआ पोर्शन, कटी हुई लेंथ, इनटू में K की वैल्यू क्या है, K की वैल्यू है 2, तो 2 से 2 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 5 न्यूटन पर मीटर। K2 वैसे तो ऑप्शन दिख ही रहा है इसमें, D है, लेकिन निकाल लेते हैं K2 भी। 5/3 इनटू में 2, तो 10/3 न्यूटन पर मीटर। D इज करेक्ट। ठीक है, हो जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन, फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना। आगे बढ़ते हैं। सुनो देखो, इसमें क्या है, ये एक 10 मीटर की क्या है स्प्रिंग है, इसकी लेंथ क्या है 10 मीटर है, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है यहाँ पे K है, तीनों पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, K1 K2 K3। इसकी लेंथ कितनी है 4 मीटर, इसकी कितनी है 5 मीटर, और इसकी कितनी है 1 मीटर। ठीक है, क्या बताना है, K1 बताना है, K2 बताना है, K3 बताना है। फॉर्मूला बता रखा है, देखो, टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय में कटी हुई लेंथ इनटू K, टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय में कटी हुई लेंथ इनटू K, टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय में कटी हुई लेंथ इनटू K। तो फाइंड करते हैं K1 कैसे फाइंड करेंगे, टोटल लेंथ कितनी है 10 डिवाइडेड बाय में कटी हुई लेंथ कितनी है 4 इनटू में K, तो ये कितना आ जाएगा 5/2। आंसर इज 5/2 K। ठीक है, K की टर्म्स में निकालेंगे, क्योंकि K इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या था, K ही था, तो K की टर्म्स में निकालेंगे। टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय में कटी हुई लेंथ, टोटल लेंथ कितनी है 10, K2 के लिए निकाल रहे हैं, K2 के लिए कितनी है 5 इनटू में K, तो यहाँ पे क्या आएगा 2K। टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय में कटी हुई लेंथ इनटू में K, तो 10K। क्लियर है, ये क्वेश्चन इजी होते हैं ये, लेकिन हम सोचते हैं कि बारी बारी क्यों करवा रखे हैं, क्यों करवा रहे हैं, इजी तो है ही। तो ये मेन पर्पस क्वेश्चन करवाने का नहीं होता, मेन पर्पस होता है फॉर्मूला याद करवाने का। अब 3 बार इसमें फॉर्मूला रिपीट किया है, ठीक है, एक पीछे क्वेश्चन में किया, फिर एक और किया, फिर स्लाइड में किया, तो कम से कम 7-8 बार क्वेश्चन ये फॉर्मूला रिपीट हो जाता है, जिससे माइंड में सेट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इजी क्वेश्चन है ये ऐसे वैसे ये तो आते हैं, मेन तो ये होता है ना, ये याद करवाना, माइंड में फिट करवाना। अब ऐसे करते करते तो याद हो ही गया होगा, और कुछ इस तरीके से ही लिख रखा है कि याद हो ही जाएगा। कटी हुई लेंथ ऐसा कहाँ मिलेगा, है ना। कोई ना, चलो बड़े आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया, इसमें भी वही फॉर्मूला होगा, चलो करते हैं। There is spring constant 12 Newton per meter and length 10 meter. If we divide it in 3 parts, length of parts are 2 meter, 4 meter, 4 meter respectively. Find the spring constant for each parts. Length क्या है 10 मीटर, K क्या गिवन है 12 न्यूटन पर मीटर। क्या बताना है, इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक है 2 मीटर का, एक है 4 मीटर का, और थर्ड भी क्या है 4 मीटर का। बताना क्या है, सबकी स्प्रिंग कांस्टेंट बताने हैं, ईच पार्ट की क्या बताने हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट बताने हैं। ठीक है, सुनो देखो, पहले क्वेश्चन समझ लो क्या है। इसकी लेंथ कितनी है 10 मीटर, देन स्प्रिंग कांस्टेंट K क्या है इसका 12 न्यूटन पर मीटर। क्लियर, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 3। ठीक है, ये है 2 मीटर, ये है 4 मीटर, और ये भी यहाँ पे क्या है 4 मीटर। इसका मान लेते हैं K1, इसका मान लेते हैं K2, और इसका मान लेते हैं K3 स्प्रिंग कांस्टेंट। फाइंड करते हैं K1, फाइंड करते हैं पहले। टोटल लेंथ 10 मीटर
डिवाइडेड बाय कटी हुई लेंथ, मतलब 2 मीटर इंटू में के कितना है, के 12, तो यहाँ पे ये क्या आएगा 16 न्यूटन पर मीटर, K2 आएगा आंसर। तो K2 क्या है, टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय में कटी हुई लेंथ इंटू में के, तो यहाँ पे क्या आएगा 30 न्यूटन पर मीटर। K3 भी निकाल ही लेते हैं, वैसे तो सेम ही आएगा, टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय में कटी हुई लेंथ इंटू में स्प्रिंग कांस्टेंट, तो ये भी कितना आएगा 30 न्यूटन पर मीटर। तो आंसर इज सी। ठीक है, डन, बड़े आगे, बस ये लास्ट ही था शायद इसका। चलो आगे बढ़ते हैं। स्प्रिंग फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सुनो देखो, स्प्रिंग फोर्स कब लगेगा, जब ब्लॉक किससे कनेक्टेड होएगा, स्प्रिंग से कनेक्टेड होएगा। यहाँ पे ब्लॉक स्प्रिंग से कनेक्टेड है तभी इस पे स्प्रिंग फोर्स लग रहा है। अगर यहाँ पे ये स्प्रिंग ना होता तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स भी नहीं होता। नाम ही क्या है यार, स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स में स्प्रिंग तो होएगा, ऑब्वियस सी बात है ना। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है, ये पहले अपनी किस पोजीशन में, नेचुरल पोजीशन में। कौन सी पोजीशन में, नेचुरल पोजीशन में ब्लॉक रखा हुआ है, नेचुरल पोजीशन में है। यहाँ पे स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, के, और यहाँ पे अभी तक कोई फोर्स नहीं लग रहा है इस पे। जब ये अपनी नेचुरल पोजीशन पे है, जब ब्लॉक अपनी नेचुरल पोजीशन में है तो उस पे फोर्स 0 लगता है, कोई फोर्स नहीं लगता। ठीक है, अब मान लो हमने क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया, ये यहाँ पे था पहले, इसको क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया, एक्स खींच दिया, इसको कितना खींच दिया, इसको एक्स, ये यहाँ पे आ गया, मतलब ये ऐसे कुछ नहीं मैं बता रहा हूँ, बस यहाँ पे आ गया ब्लॉक, यहाँ से यहाँ पे आ गया। कैसे आया, हमारी वजह से आया। क्या कर दिया हमने, कंप्रेस कर दिया। जैसे ही हम इसे कंप्रेस करेंगे ना, दबाएंगे, जैसे इसे कंप्रेस करेंगे वैसे ही इसमें फोर्स लग जाएगा। फिर इसमें फोर्स लगेगा कितना, kx का, फोर्स कितना लगेगा, kx का, और ये किस तरफ लगेगा, इसकी नेचुरल पोजीशन तक, नेचुरल पोजीशन टुवर्ड्स द नेचुरल पोजीशन, नेचुरल पोजीशन की तरफ लगेगा। कितना फोर्स लगेगा, kx का, किस तरफ लगेगा, टुवर्ड्स इट्स नेचुरल पोजीशन, मतलब ये अपनी नेचुरल पोजीशन पे आना चाहेगा। कहाँ आना चाहेगा, अपनी नेचुरल पोजीशन पर। देखो सुनो, स्टार्टिंग में ब्लॉक कहाँ था, अपनी नेचुरल पोजीशन पर था। जैसे ही हमने कंप्रेस किया, जैसे इसे दबाया, जैसे ही डिफॉर्म किया, जैसे ही क्या किया, दबाया, डिफॉर्म किया, कंप्रेस किया, कुछ भी बोलो, एक ही बात है सबका, वैसे ही इसमें क्या लगेगा, करते ही इसमें फोर्स लग जाएगा, कितना, kx का, फोर्स कितना लगेगा, kx का, और ये किस तरफ लगेगा, टुवर्ड्स इट्स नेचुरल पोजीशन, ये अपनी नेचुरल पोजीशन पर वापस आना चाहेगा, इसलिए ही फोर्स लगेगा kx का। क्लियर, अगर हम इसे नहीं डिस्टर्ब कर रहे, ना कंप्रेस कर रहे, डिफॉर्मेशन कर ही नहीं रहे, डिफॉर्मेशन हो ही नहीं रही, यहाँ पे डिफॉर्म कर ही नहीं रहे, तो इस केस में कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये नेचुरल पोजीशन पे है, और ये फोर्स भी इसलिए लगा रहा है क्योंकि नेचुरल पोजीशन पे आना चाहता है। लेकिन अब तो ये नेचुरल पोजीशन पे है तो फोर्स क्यों लगाएगा, है ना, जो ये चाहता है वो उसे मिल रहा है, तो ये क्यों करेगा, वो मतलब फोर्स क्यों लगाएगा। जैसे ही हम इसे कंप्रेस करेंगे तब ये फोर्स लगाएगा, और फोर्स क्यों लगाएगा, क्योंकि ये कहाँ आना चाहता है, अपनी नेचुरल पोजीशन पे। क्लियर है, फोर्स कितना लगता है हमेशा ही, kx का। ये तो हमने दबाया था, लेकिन अब ये इसे क्या कर दिया, ऐसे खींच दिया, यहाँ पे था नेचुरल पोजीशन पे, यहाँ पे था, अब इसे खींच दिया, ऐसे था। पहले हमने क्या किया, इसे क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस किया तो ऐसे हो गया, मतलब क्या हुआ इसमें, x कंप्रेस कर दिया x, अब क्या कर दिया, इसे खींच दिया, मतलब ये ऐसा था, इसे ऐसे कर दिया, x खींच दिया, इसे x खींच दिया हमने। ठीक है, तो x खींचेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी फोर्स लगेगा, लेकिन लगेगा कहाँ, हमेशा ही फोर्स kx का जो फोर्स लगेगा हमेशा ही वो किस तरफ लगेगा, टुवर्ड्स इस नेचुरल पोजीशन। अगर हम इसे कंप्रेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, तो इस तरफ लगेगा, क्योंकि नेचुरल पोजीशन इस तरफ हो जाएगी तो इस तरफ लगेगा। अगर हमने इसे खींच दिया, अगर इसे क्या कर दिया, खींच दिया, तो इस तरफ लगेगा, अपनी नॉर्मल पोजीशन पर की तरफ ही फोर्स लगेगा kx का। ठीक है, अब इसे जैसे ही खींच दिया हमने, x खींच दिया, इसे यहाँ पे x डिफॉर्म किया था, मतलब डिफॉर्म यार कॉमन नेम होता है, खींचना या कंप्रेस करने के लिए कॉमन नेम यूज करते हैं डिफॉर्म। ठीक है,
कंप्रेस किया, एक्स कंप्रेस किया तो इस तरफ फोर्स लगेगा, वैल्यू क्या होगी, सेम होगी के एक्स। अगर खींच दिया, एक्स क्या कर दिया, खींच दिया, तो फोर्स इस तरफ लगेगा और वैल्यू क्या होगी, सेम के एक्स। मतलब बस यार याद कर लो, डिफॉर्मेशन आई तो फोर्स लगेगा के एक्स का, लगेगा किस तरफ, टुवर्ड्स इट्स नेचुरल पोजीशन। बस यही है इस स्लाइड में। अब यूनिट की बात करते हैं। अब क्या होता है, एफ इक्वल टू के एक्स होता है, एफ इक्वल टू के एक्स होता है, अभी हमने पढ़ लिया। के की यूनिट जो हम पहले पीछे क्वेश्चन में यूज कर रहे थे न्यूटन पर मीटर, वो कहाँ से आई, देखो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ बाई एक्स। एफ की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर, एक्स की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो यहाँ से आती है के की यूनिट न्यूटन पर मीटर, जो पहले क्वेश्चन में यूज कर रहे थे ना, वो यहाँ से आई है। क्लियर, ठीक है। ये और सुन लो, व्हेन, डायरेक्शन, हाउ मच। हम फोर्स के बारे में तीन ही बातें पढ़ते हैं, पहले भी हम तीन ही बातें पढ़ी थी हमने हर फोर्स के बारे में, इसके बारे में भी तीन ही बातें पढ़ेंगे। व्हेन कब लगता है, व्हेन स्प्रिंग इज कनेक्टेड विद द सिस्टम एंड इट इज डिफॉर्म्ड। जब सिस्टम या फिर स्प्रिंग कनेक्टेड हो सिस्टम से, मतलब सिस्टम में स्प्रिंग होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए सिस्टम स्प्रिंग से, ठीक है, तभी लगेगा। और अगर वो नेचुरल पोजीशन पे है तब नहीं लगेगा ना, उसे डिफॉर्म करना पड़ेगा, या तो उसे कंप्रेस कर दो या फिर उसे खींच दो, तभी फोर्स लगेगा। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स कब आएगा, जब क्या करें, क्या होगा यहाँ पे, डिफॉर्मेशन होगा, डिफॉर्म होएगा। ठीक है, या तो कंप्रेस या फिर खींचना। क्लियर है, तभी क्या लगेगा, स्प्रिंग फोर्स, तभी क्या लगेगा, स्प्रिंग फोर्स। हाउ, डायरेक्शन, टुवर्ड्स इट्स नेचुरल पोजीशन, चाहे इसे ऐसे दबा दो चाहे इसे ऐसे खींच दो, हमेशा ही क्या लगेगा, टुवर्ड्स इट्स नेचुरल पोजीशन, हमेशा ही इसकी नेचुरल पोजीशन की तरफ ही लगेगा। हाउ मच, कितना लगता है, के एक्स। क्लियर, तीन ही बातें याद करनी थी, व्हेन, डायरेक्शन, हाउ मच। एक बार लास्ट और सुन लो, ठीक है। व्हेन कब लगता है, व्हेन स्प्रिंग इज कनेक्टेड विद सिस्टम एंड इट इज डिफॉर्म्ड। ठीक है, डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड्स इट्स नेचुरल पोजीशन। हाउ मच, एफ इक्वल टू के एक्स। क्वेश्चन करते हैं अब इस पे। ये देखो, अब ये क्वेश्चन है यहाँ पे, इस पे ये एक स्प्रिंग है और यहाँ पे बॉक्स रखा हुआ है, ब्लॉक रखा हुआ है, और ये कितने केजी का है, 4 केजी का। कितने केजी का है, 4 केजी का। और ये क्या है, रेस्ट में है, रेस्ट में। ठीक है, के क्या है यहाँ पे, 10। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, के। तो क्या बताना है, डिफॉर्मेशन इन स्प्रिंग बताना है, मतलब एक्स बताना है। क्या बताना है, एक्स। तो ये बताओ नीचे क्या लगेगा इसमें, एम जी। एम जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40। ऊपर क्या लगेगा, ऊपर ऊपर स्प्रिंग फोर्स लगेगा। कितना, क्या होता है स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या होती है, के एक्स होती है। के की वैल्यू हमें पता है 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 10x। एक्स तो निकालना ही है, तो इस केस में अगर इसकी एफबीडी बनाएंगे तो 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। तो 10x इक्वल टू में 40x के इक्वल हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 4 मीटर, क्योंकि x की वैल्यू बता दी है ना हमें। इस टाइप के क्वेश्चन इजी है। ये और सुन लो, नीचे क्या लगेगा, mg। mg की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120। ऊपर क्या लगेगा, स्प्रिंग फोर्स। ऊपर क्या लगेगा, स्प्रिंग फोर्स, क्या हो जाएगा, 6x। तो 6x इक्वल टू में 120, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 20 मीटर। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है, सुनो, देखो क्या है, यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन है और इस पे क्या रखा हुआ है, 4 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, स्प्रिंग से कनेक्टेड है, और इसका के क्या है, 20 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, और एंगल कितना है, 30 डिग्री है। तो ये बताओ, इस अगर इंक्लाइंड प्लेन हो तो ऐसे केस में क्या करते हैं, mg लेते हैं। mg के कंपोनेंट देते हैं ना, ये हम पहले सीख चुके हैं। क्या लेते हैं, mg के कंपोनेंट। इधर बताओ क्या आएगा, mg sin थीटा। इधर क्या आएगा, mg cos थीटा। mg sin थीटा बताओ कितना आएगा, mg 40 इंटू में 1/2, तो ये कितना आ जाएगा, 20। ये कितना आएगा यहाँ पे, 20√3। यस, ठीक है। इधर क्या लगेगा, स्प्रिंग फोर्स क्या लगेगा, के एक्स। के की वैल्यू पता है हमें 20, और एक्स हमें फाइंड करना है। ये इसे बैलेंस कर लेगा, ये एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 20x इक्वल टू में 20, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 1
मीटर। मतलब इसमें डिफॉर्मेशन आएगी जो स्प्रिंग में, वो कितनी आएगी, 1 मीटर की आएगी। क्लियर है? बढ़े आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये एक एलिवेटर है। क्या है यहाँ पे? एलिवेटर। और इसके अंदर एक स्प्रिंग लगा हुआ है। इसके अंदर क्या लगा हुआ है? एक स्प्रिंग लगा हुआ है। और इससे ब्लॉक कनेक्टेड है 6 kg का। कितने का है? 6 kg का। 6 kg का है। और इसका के क्या है? के मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट। के कितना है इसका? 4। ये ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। हाँ, पर सेकंड स्क्वायर से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है एलिवेटर। ठीक है। यहाँ पे क्या है? ब्लॉक इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। मतलब एलिवेटर के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक क्या है? रेस्ट में है। ठीक है, एलिवेटर के रिस्पेक्ट में क्या है? ब्लॉक रेस्ट में है। एक एलिवेटर है जो ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। फाइंड एक्स। एक्स बताना है। सुनो, देखो इसमें फोर्सेस कितने लगेंगे। एक तो लगेगा mg। mg लगेगा। mg की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 60। एक लगेगा शूडो फोर्स। क्या लगेगा? शूडो फोर्स। शूडो फोर्स की वैल्यू क्या होती है? एम ए के इक्वल होती है। शूडो फोर्स की वैल्यू क्या होती है? एम ए के इक्वल। तो एम इंटू में ए, ये कितना आएगा? अच्छा, चलो एक बार लिख लो। 6 इंटू 2 12। ये नीचे ही क्यों आया शूडो फोर्स? ऊपर भी तो लग सकता था। शूडो फोर्स हमेशा ही एक्सेलरेशन के अपोजिट में लगता है। एक्सेलरेशन के अपोजिट में। तो ये ऊपर जा रही है तो शूडो फोर्स नीचे लगेगा। अगर ये नीचे होता 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर ये ऐसा होता 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो शूडो फोर्स ऊपर लगता। ठीक है, ये वैसे पढ़ चुके हैं बट फिर भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, अब ऊपर क्या लगेगा? वही अपना के एक्स। के की वैल्यू कितनी है? 4x। तो 4x किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ से? 60 प्लस में 12। मतलब 4x इक्वल टू में 72 एंड x की वैल्यू हेयर 18 मीटर। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। देखो वो सेम ही वही आ गया। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या करती है? नीचे की तरफ करती है। ये एलिवेटर अब कहाँ आ रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है। कितने से? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। कहाँ आ रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है। ब्लॉक वही 6 kg का है। कांस्टेंट वही है, 4 ही है। इसमें फोर्स बताओ कितना लगेगा? इसमें बस एक ही फोर्स लगेगा, mg का। क्योंकि एक्सेलरेशन अब नीचे की तरफ है। शूडो फोर्स लगेगा, लेकिन शूडो फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा। शूडो फोर्स वही आएगा 12। और क्या लगेगा इसमें? स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स कितना आएगा? 4x। तो इस बार क्या हो जाएगा? 4x प्लस में 12 इक्वल टू में 60। यहाँ से 4x की वैल्यू आ जाएगी 48 एंड x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 मीटर। मतलब 12 मीटर का डिफॉर्मेशन है यहाँ पे। क्लियर? बड़े आगे। अब देखो एलिवेटर है। एलिवेटर के अंदर इंक्लाइंड प्लेन है। वही 4 kg का ब्लॉक है। स्प्रिंग कांस्टेंट के है। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है। एंगल कितना है? 30 डिग्री है। सुनो, देखो इसे क्या करेंगे। पहले तो एमजी के कंपोनेंट ले लेंगे। इधर क्या आएगा? एमजी साइन थीटा। नीचे क्या आएगा? एमजी कॉस थीटा। इस बार जो शूडो फोर्स है उसके भी कंपोनेंट लेके चलेंगे। उसके भी कंपोनेंट लेके चलेंगे, क्योंकि ये एलिवेटर है ना, इसके अंदर इंक्लाइंड प्लेन है ना। तो यहाँ पे भी हम क्या लेके चलेंगे? शूडो फोर्स के कंपोनेंट लेके चलेंगे। क्लियर है? और डायरेक्शन एमजी साइन थीटा वाली वही सेम ही होगा। बस क्या कर देंगे? एमजी की जगह शूडो फोर्स आ जाएगा बस। सुनो देखो कैसे आएगा। एमजी साइन थीटा इधर लगेगा। एमजी साइन थीटा कितना आएगा? mg कितना होगा? 40। 40 इंटू 1/2, तो ये कितना आ जाएगा? 20। इधर क्या लगेगा? mg cos थीटा मतलब 40√2। 40√2 आएगा क्या? √3/2। 40√3 आएगा। mg cos थीटा। mg कितना है? 40। cos 30 कितना होता है? √3/2। तो 20√3 आएगा। सही है। कितना आएगा? 20√3। अब शूडो फोर्स के कंपोनेंट ले लेंगे सेम डायरेक्शन में। शूडो फोर्स कितना लग रहा है? 8। लेकिन mg साइन थीटा के लेंगे तो इधर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगा? 4√3। ऊपर नॉर्मल रिएक्शन इन दोनों को बैलेंस कर लेगा। इधर क्या लगेगा? शूडो फोर्स kx का। kx के की वैल्यू क्या है हमारे पास? 4x। तो यहाँ से क्या होगा? 4x इक्वल टू में 24। मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रुको 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 6x आएगा यहाँ पे। 6x 4। इजी था यार, ये भी इजी था ना? ठीक है, क्लियर है?
बढ़े आगे, चलो आगे चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, वही उसी तरीके से होएगा, सेम मेथड है। देखो इधर क्या लेंगे, mg के दो कंपोनेंट लेंगे, इधर क्या आएगा mg sin थीटा, mg sin थीटा आएगा। एक मैं ये बता देता हूँ mg sin थीटा कंपोनेंट कैसे लेंगे। mg कितना आएगा, mg कितना आएगा 20, तो 20 इंटू में साइन थीटा मतलब साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, तो साइन थीटा का इधर वाला कंपोनेंट क्या आ गया 10, नीचे वाला आएगा mg cos थीटा, वो आएगा 10√3, कितना आएगा 10√3। अब शूडो फोर्स के भी कंपोनेंट ले लेंगे, शूडो फोर्स के भी कंपोनेंट ले लेंगे। 4 इंटू में 2 8 आएगा, इधर लेंगे तो इधर कितना आ जाएगा 4, और नीचे वाला कितना आ जाएगा 4√3। ऊपर क्या लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, इन दोनों को बैलेंस कर लेगा। इधर क्या लगेगा kx, k की वैल्यू कितनी है 8x, तो यहाँ से 8x क्या हो जाएगा इक्वल टू 14, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 14/8, मतलब x की वैल्यू 7/2। हाँ ठीक है, क्या आ जाएगी वैल्यू समझ में एक मिनट, 2 कहां से आ गया 4, 7/4 आएगी 2 की 7/4, ठीक है वैल्यू आ गई 7/4। क्लियर है, हो जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन, हर तरीके से करवा दिए। इंक्लाइन प्लेन पे स्प्रिंग लटका हुआ है, इसके अंदर इंक्लाइन प्लेन, एलिवेटर वाले सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। डन, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक में बढ़े, नेक्स्ट पार्ट में है, चलो। अब सुनो, देखो ये 3 केसेस है, ये ध्यान से सुनना, ठीक है। ये केस नंबर फर्स्ट है। When block is at natural position and velocity v naught is given by impulse, then it performs SHM and natural position becomes mean position। देखो इससे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इससे समझते हैं। देखो पहले ना एक स्प्रिंग था और इससे ब्लॉक कनेक्टेड था। ये पहले क्या था, अपनी नेचुरल पोजीशन में था। किस में था, नेचुरल पोजीशन में। हमने ना क्या किया, इसे वी नोड की वेलोसिटी दे दी बाय इम्पल्स, वी नोड की वेलोसिटी दे दी इस तरफ, वी नोड की वेलोसिटी मतलब एक कांस्टेंट वेलोसिटी दे दी इस तरफ, और किस के थ्रू दी, इम्पल्स के थ्रू। इम्पल्स क्या होता है, सुनो इम्पल्स क्या होता है, समझना इम्पल्स क्या होता है। इम्पल्स में फर्क होता है, देखो ये बॉल दिख रही है छोटी सी, ये यहाँ पे है, ये फोर्स लगाना अलग है, इम्पल्स अलग है। देखो इम्पल्स क्या होता है, अब मैं इम्पल्स लगाऊंगा, जैसे ये वेलोसिटी दी गई है ना यहाँ पे वी नोड की, वैसे मैं दे रहा हूँ, ठीक है। रुक जा, ये इम्पल्स लगाना होता है। क्या होता है ये इम्पल्स लगाना, यहीं आ गई वापस। इम्पल्स मतलब बहुत ज्यादा फोर्स बहुत कम टाइम के लिए, ये इम्पल्स होता है। इसे वी नोड की वेलोसिटी देती है, मतलब एक कांस्टेंट वेलोसिटी दे दी बाय इम्पल्स। किससे दे दी, बाय इम्पल्स। और अगर ये मान लो नीचे वाला सरफेस क्या है, स्मूथ है, सरफेस क्या है यहाँ पे स्मूथ है, बाय इम्पल्स वी नोड की वेलोसिटी दे दी, तो जहां पे इसकी जो नेचुरल पोजीशन थी, फिर ये यहाँ पे जाएगा। ब्लॉक वी नोड की वेलोसिटी देती है, यहाँ पे जाएगा। ये इसकी अगर ये इसे वी नोड की वेलोसिटी देंगे, जब ये यहाँ पे आएगा तो इसे बोलेंगे राइट एक्सट्रीम पोजीशन। क्या बोलेंगे, राइट एक्सट्रीम पोजीशन। फिर ये वापस यहीं पे आएगा अपनी नेचुरल पोजीशन पे। कहाँ पे आएगा, अपनी नेचुरल पोजीशन पे। फिर ये पीछे जाएगा, इसे मान लो ए, इसे मान लो बी, इसे मान लो सी। यहाँ पे ये ब्लॉक नहीं बना रखा, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो इसे बोलेंगे लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन। क्या बोलेंगे, लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन। और जो हम नेचुरल पोजीशन बोल रहे थे वही क्या बन जाएगी, इसकी मीन पोजीशन बन जाएगी। वही पोजीशन क्या बन जाएगी यहाँ पे, मीन पोजीशन। क्लियर, सुनो समझो, देखो ये ना कंटिन्यूसली एसएचएम करेगा। क्या करेगा, एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम एंड वेव्स में पढ़ते हैं। ये चैप्टर है लास्ट, बुकलेट नंबर 19 और 20 है यहाँ पे, तो हमारे यहाँ पे तो उसमें एसएचएम है। वो यूट्यूब पे है मेरे चैनल पे, आप ध्यान से समझोगे। अगर एसएचएम डिटेल में समझना है तो वहाँ पे देखो। लेकिन मैं बता देता हूँ एसएचएम होता क्या है। एसएचएम बस ये ऐसे ऐसे करना है, एसएचएम
ये करना एसएचएम है, मतलब यहाँ से यहाँ अपनी मीन पोजीशन से राइट एक्सट्रीम पोजीशन पर, राइट एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन पर, फिर मीन पोजीशन से लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन पर, और फिर लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन से वापस मीन पोजीशन पर। यहाँ पर एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है, ये एक साइकिल कंप्लीट होगी। जहाँ से इसने स्टार्ट किया था घूम के, पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ये एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है, एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। और ये ऐसे कंटिन्यूसली करता रहेगा तो इसे क्या बोलेंगे, एसएचएम बोलेंगे। एसएचएम की एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे, और इसे ऐसे कंटिन्यूसली यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ये ऐसे ऐसे करता रहेगा और इसे ही एसएचएम बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये अगर ये सरफेस स्मूथ है नीचे वाला, अगर सरफेस नीचे वाला क्या है, स्मूथ है, तो ये कॉन्टिन्यूसली लाइफ टाइम के लिए एसएचएम करेगा। अगर बाहर से कोई एनर्जी देके इसे नहीं रोकेंगे ना तो ये कॉन्टिन्यूसली करेगा। बस कंडीशन क्या है, सरफेस क्या होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। और इसे एक बार वी नोड की वेलोसिटी दे दो बाय इम्पल्स, फिर ये लाइफ टाइम के लिए एसएचएम करेगा, कभी भी नहीं रुकेगा। हम ही बाहर से एनर्जी देके, एक्सटर्नल एनर्जी या फिर एक्सटर्नल वर्क करके इसे रोक सकते हैं, अदरवाइज ये नहीं रुकेगा। क्लियर है, एसएचएम करेगा। सुनो देखो अब क्या है, ये कौन सी पोजीशन बन जाएगी इसकी, राइट एक्सट्रीम, और ये मीन पोजीशन, और ये लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन। देखो जैसे जैसे इसके पास वी नोड की वेलोसिटी है, जैसे 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 ये अपनी राइट एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा, इसके पास जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी, मतलब कम होते 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 जीरो। फिर ये वापस अपनी मीन पोजीशन पर आएगा, वापस मीन पोजीशन पर आएगा। वैसे जैसे ही अपनी वापस मीन पोजीशन पे आएगा, वैसे ही वेलोसिटी बढ़ते 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 फिर से वी नोड की हो जाएगी। अब ये अपनी मीन पोजीशन से कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन पर, तो वैसे ही वेलोसिटी घटते 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 फिर से जीरो। मतलब इसकी मीन पोजीशन पर जो वेलोसिटी है, मीन पोजीशन पर जो वेलोसिटी है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। मतलब ए पॉइंट पे क्या होती है, मैक्सिमम होती है। बी एंड सी पॉइंट, मतलब राइट एक्सट्रीम पोजीशन एंड लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। क्लियर इतना। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बताओ कहाँ ज्यादा होगा, एक्सेलरेशन यहाँ पे ज्यादा होगा, एक्सेलरेशन यहाँ पे तो होगा ही नहीं, जीरो होगा, यहाँ पे जीरो होगा। मतलब अपनी मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन राइट एक्सट्रीम पोजीशन और लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। उल्टा है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के केस में, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के केस में क्या है, उल्टा केस है। और बस यही बातें थी इसमें। तो इसमें ना सुनो, देखो इसकी जो वो होती है काइनेटिक एनर्जी होती है, वही पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जो काइनेटिक एनर्जी होती है इसकी, वही ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में। इसके क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, देखना। उसमें ये एक्स मैक्स निकालने के लिए बोलेगा, एक्स मैक्स, तो एक्स मैक्स इस तरीके से निकलेगा। हम दोनों को इक्वेट कर देंगे, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को इक्वेट कर देंगे, वहां से एक्स मैक्स निकलेगा। इसके बाद करके दिखाऊंगा, ठीक है। एक बार ये समझ लो, इसमें ये क्या बता रखा है, ए टू बी, ये और सुन लो। ए टू बी वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, एक्सेलरेशन इंक्रीज होता है। ए टू बी, ये ए है ये बी है। ए टू बी इसने क्या बोला है, ए टू बी क्या बोला है, वेलोसिटी डिक्रीज होती है। हमने भी तो ये है कि वेलोसिटी कम होते 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 क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और एक्सेलरेशन क्या होगा, इंक्रीज। एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे, मैक्सिमम है, ठीक है। बी टू ई वेलोसिटी इंक्रीज होती है, एक्सेलरेशन डिक्रीज होता है, सही बात है। ए टू सी, सेम जो बी में होएगा वही सी में होएगा, डिक्रीज एंड इंक्रीज। सी टू ए, वही जो ए बी टू ए होएगा वही सी टू ए होएगा, इंक्रीज एंड डिक्रीज। एट पोजीशन ए वेलोसिटी मैक्सिमम, एक्सेलरेशन जीरो, सही बात है। वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम, एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। एट पोजीशन बी या फिर सी, कुछ भी लिख सकते हो, वेलोसिटी क्या है, जीरो है, और मैक्सिमम क्या है, यहाँ पे एक्सेलरेशन है। इतना क्लियर। सुनो अब सुनो, थोड़ा साफ सफाई कर लेते हैं। इन दोनों के बीच का जो गैप होता है, गैप बिटवीन ए टू बी बोल लो या फिर ए टू सी बोल लो, उसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। यहाँ बी से भी क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। ये कई कई बार क्वेश्चन में ये बताते थे कि वेलोसिटी इतने की थी, एम्पलीट्यूड बताओ। हाँ, एम्पलीट्यूड पे भी क्वेश्चन आते हैं। अब ये केस नंबर समझ में आ गया ना, क्या क्या था इसमें, क्लियर है ना। ठीक है, अब इस पे बात करते हैं एक्स मैक्स निकालने के लिए, ठीक है, और एम्पलीट्यूड भी कैसे निकालते हैं उस पर बात करते हैं, ठीक है।
अच्छा ये भी सुन लो, जब इसे हम ऐसे खींचेंगे या फिर डिफॉर्म करेंगे, मतलब डिफॉर्मेशन होएगी जब यहाँ पे, तो इसमें एनर्जी स्टोर होती है। क्या होती है? एनर्जी स्टोर होती है, और उसकी वैल्यू क्या होती है? हाफ के एक्स स्क्वेयर। क्या होती है? हाफ के एक्स स्क्वेयर। जो ये यू होती है, ये क्या होती है? हाफ के एक्स स्क्वेयर। क्लियर? क्वेश्चन करते हैं इस पे। देखो सुनो, के गिवन है, एक्स गिवन है, यू फाइंड करना है। यू मतलब वही जो एनर्जी स्टोर होती है। तो एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू में के इंटू में एक्स स्क्वेयर। ये होता है किसका फॉर्मूला है? एनर्जी स्टोर का। हाफ इंटू में के की वैल्यू कितनी गिवन है? 2 इंटू में एक्स का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 जूल। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़े। सेम फॉर्मूला लगेगा, हाफ के कितना है? के 4 इंटू में एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर 2 8 जूल। एनर्जी स्टोर की बात कर रहे हैं तो जूल में बात करेंगे, यूनिट क्या होगी? जूल होगी। क्लियर? हाफ के की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू में एक्स का स्क्वायर 24 जूल इज द आंसर। क्लियर? ये तो सेम क्वेश्चन है, ये तो कर लिया। अब ये इसमें एक्स मैक्स बताना है। देखो इसमें कैसे करेंगे, इसमें मैंने कहा था ना कि दो एनर्जी को इक्वेट करेंगे। जो यहाँ पे जो केस नंबर फर्स्ट हमने जो किया था, केस नंबर फर्स्ट, उसमें क्या था कि जो उसकी जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, वो किस में कन्वर्ट हो रही थी? पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। केस नंबर फर्स्ट में जो वहाँ पे उसमें वी नोट की वो वेलोसिटी देते हैं, वहाँ पे उसके पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों एनर्जी को इक्वेट करेंगे। देखो कैसे करेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू में हाफ के एक्स स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे, इससे ये कैंसिल। एम कितना है? मास कितना है इसका? 2 kg। तो 2 इंटू में v का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36 इक्वल टू में k कितना है? k 2 x का स्क्वायर, ये कितना आएगा यहाँ पे? 72 2 एक्स स्क्वायर, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये क्या आएगा यहाँ पे? 36। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 आ गई ना x की वैल्यू। क्लियर है? ये क्या आ गई हमारे पास? ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। यही हमें फाइंड करनी थी, x की वैल्यू। क्लियर? तो ऐसे अगर ये x मैक्सिमम पूछ ले तो इसका मतलब है कि ये इन दोनों एनर्जी को क्या करना है? इक्वेट करना है। क्लियर? क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है, k गिवन है, v गिवन है, m गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है? k v m। वही करेंगे, दोनों एनर्जी को इक्वेट कर देंगे। क्या करेंगे? हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू में हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, हाफ से हाफ कैंसिल। एम कितना है इसका? 2 kg, m 2 kg है, इंटू में v का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 144। के कितना है? 4 x का स्क्वायर, ये कितना बनेगा? 288, यही बनेगा ना? हाँ, 4x स्क्वायर। तो यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 72। तो x की वैल्यू आ जाएगी √72 मीटर। क्लियर? ठीक है, अब बढ़े आगे। देखो वो था केस नंबर फर्स्ट, यहाँ पे केस नंबर 2 चल पड़ा। सुनो देखो, केस नंबर 2 में क्या है, हमने केस नंबर फर्स्ट में क्या किया था? यहाँ पे जो उसकी जो नेचुरल पोजीशन थी, वहां पे क्या कर दिया था? इम्पल्स दिया था। वी नोट की वेलोसिटी देती थी कैसे? बाय इम्पल्स। ऐसे ही किया था। इसमें क्या करेंगे हम? फोर्स दे देंगे, एक कांस्टेंट फोर्स दे देंगे। किस तरफ देंगे?
ऐसे राइट की तरफ क्या दे देंगे, एक कांस्टेंट फोर्स दे देंगे, ठीक है। क्या दे दिया, एक कांस्टेंट फोर्स। जैसे ही हम इस पे कांस्टेंट फोर्स देंगे ना, कुछ चेंज नहीं होएगा। पता है क्या चेंज होएगा, चेंज तो होएगा, कुछ चेंज क्यों नहीं होएगा, ये जो नेचुरल पोजीशन थी इसकी, ये इसकी लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन बन जाएगी, और ये यहाँ पे मीन है और यहाँ पे ये राइट है। जैसे ही हम इसे एफ नोड का फोर्स देंगे, वैसे ही क्या होगा, ये वाली पोजीशन लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन बन जाएगी, ये वाली मीन, और ये वाली राइट एक्सट्रीम पोजीशन बन जाएगी। क्लियर। सेम वही होगा, लेफ्ट पे जो वेलोसिटी है वो 0 रहेगी, मीन पे मैक्सिमम रहेगी, और जो राइट एक्सट्रीम पोजीशन है वहां पर वेलोसिटी 0 रहेगी। यहाँ पर एक्सीलरेशन मैक्सिमम रहेगा, यहाँ पर 0, और यहाँ पर भी मैक्सिमम, मतलब मीन पे 0 था ना, मीन पे ही 0 था। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। और जो ये एम्पलीट्यूड है ना, इसकी वैल्यू हो जाएगी एफ नॉट बाय के। एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, एफ नॉट बाय के। ये इतना है एफ नॉट बाय के, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 2 एफ नॉट बाय के। तो अगर एम्पलीट्यूड फाइंड करना हो तो उसका फॉर्मूला होता है एफ नॉट बाय के, और अगर एक्स मैक्सिमम तो उसका होता है 2 एफ नॉट बाय के। क्लियर। बस इसमें यही था और कुछ नहीं है। इस पे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बेस्ड है वो करते हैं, ठीक है, करें। एक बार डेफिनेशन भी सुन ही लो। When block is at natural position and a constant force F naught towards right is applied on, then it is perform. SHM at natural position becomes left extreme position. ये SHM तो करता ही रहेगा, अगर ये सरफेस स्मूथ है तो ये लाइफ टाइम के लिए ही करेगा, और जो इसकी नेचुरल पोजीशन थी वो क्या बन जाएगी, इसकी लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन। थर्ड केस में सेम होएगा, बस जो इसकी नेचुरल पोजीशन है वो क्या बन जाएगी, राइट एक्सट्रीम बन जाएगी। ठीक है, थर्ड भी करते हैं, इसी की बात करते हैं। पहले इस पे जो क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, फिर थर्ड की बात करते हैं। इन दिस केस मैक्सिमम डिफॉर्मेशन इज 2 एफ नॉट बाय के। ये तो हमने कर ही लिया है कि मैक्सिमम डिफॉर्मेशन क्या होती है, 2 एफ नॉट बाय के होती है। क्या होती है, 2 एफ नॉट बाय के, मतलब एक्स मैक्स क्या होती है, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन है, इसका मतलब 2 एफ नॉट बाय के होती है। इस पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, एम जी लग रहा है, तो एफ नॉट की जगह क्या आ जाएगा, बस एम जी आ जाएगा, 2 एम जी बाय के। इस केस में ये होता है, अगर ये स्प्रिंग ऐसे लटका है, इससे एम मास का ब्लॉक लटका हुआ है, तो इस केस में जो एक्स मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो जाती है, 2 एम जी बाय के। ठीक है, चाहे ये याद भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, याद भी कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें सुन लो, इसमें क्या होगा, इधर एम जी का कॉम्पोनेंट लेंगे, इधर क्या आएगा, एम जी साइन थीटा, और इधर क्या आएगा, एम जी कॉस थीटा, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन। तो ये तो इसे बैलेंस कर लेगा ना। तो इस केस में जो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 2 एफ नॉट बाय के। 2 एफ नॉट बाय के होता है, तो 2 एफ नॉट की जगह ये लिख देंगे, एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय में के। तो इस केस में जो आएगा, इसे मैक्सिमम डिफॉर्मेशन चाहिए, याद भी कर लो, 2 एम जी साइन थीटा बाय के। क्लियर है, ठीक है, डन। चलो आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इसमें के गिवन है, मास गिवन है, क्या बताना है, एक्स मैक्स बताना है, एम्पलीट्यूड बताना है। फॉर्मूला हमें पता है, इस पे ये एफ नोट का फोर्स चिपका दिया। ठीक है, एफ नोट का गिवन नहीं है, इसमें फोर्स ही है, एफ नोट का क्या है, फोर्स ही है इसमें। ठीक है, तो ये वाली पोजीशन बताओ पहले, तो ये वाली पोजीशन कौन सी बन जाएगी जब इस पे फोर्स चिपका देंगे एफ नोट का, यस, लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन। और यहाँ पे जब आएगा, यहाँ पे क्या होगी, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। ये वाली पोजीशन कौन सी होगी, मीन पोजीशन। फिर यहाँ पे वेलोसिटी फिर से 0, और ये क्या होगी, राइट एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, ये बातें तो हम कर चुके हैं। अब क्या बताना है, बस ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन है, एच मैक्स बताना है, एम्पलीट्यूड बताना है। एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, एफ नोट बाय के। एफ नोट कितना है, 10 बाय में के कितना है, 2। तो इसका आंसर क्या है, 2 नहीं आएगा, 5 आएगा, 5। एक्स मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 एफ नोट बाय के
तो टू इंटू में एफ नोड 10 बाय में के, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 10। क्लियर। चलो आगे। सेम के गिवन है, एम गिवन है, एक्स मैक्स एम्पलीट्यूड बताना है, बता देंगे। फॉर्मूला क्या होता है एम्पलीट्यूड का, एफ नोट बाई के। फॉर्मूला क्या होता है एम्पलीट्यूड का, एफ नोट बाई के। एफ नोट कितना है 10 बाई में के कितना है 4, तो ये कितना आएगा 2.5। एक्स मैक्स 2 एफ नोट बाई के, 2 इंटू में 10 बाई में के कितना है यहाँ पे 4 5 हो जाएंगे ना यार, इजी तो है। क्लियर है, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। इनकी बात तो हम कर ही चुके हैं। अगर ये ऐसा है कि एक स्प्रिंग से ऐसा एम मास का ब्लॉक लटका हुआ है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है यहाँ पे के है, तो इस केस में क्या होता है, एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है एफ नोट बाय के। तो यहाँ से एफ नोट किसका लगेगा एम जी का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एम जी बाय के, अभी तो करी थी इसके बाद यार। और एक्स मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है 2 एफ नोट बाय के। एफ नोट की जगह क्या पुट कर देंगे 2 एम जी बाय के। क्लियर है ये तो। इसकी भी बात कर चुके हैं। इधर क्या लगेगा एम जी साइन थीटा, तो एफ नोट की जगह क्या आ जाएगा एम जी साइन थीटा बस। तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा एम जी साइन थीटा बाय में के, और एच मैक्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा 2 एम जी साइन थीटा बाय में के। डन। आगे चलते हैं। देखो अभी ये क्वेश्चन है, इस तरफ क्या आएगा एम जी साइन थीटा। अगर ऐसे नहीं करना था, मतलब एम जी साइन थीटा कितना आएगा यहाँ पे, एम जी साइन थीटा कितना होता है एम जी कितना आएगा, एक तो 40 आएगा एम जी साइन 30 कितना होता है 1/2, तो एम जी साइन थीटा कितना आएगा 20। एम्पलीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारा एफ नोट बाय के। एफ नोट बाय के था ना एम्पलीट्यूड निकालने का फॉर्मूला, तो एफ नोट की जगह क्या पुट करेंगे एम जी साइन थीटा, और एम जी साइन थीटा कितना है 20, तो 20 बाय में के की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। एम्पलीट्यूड कितना आ गया हमारे पास 10। और एम्पलीट्यूड जो एक्स मैक्स होता है ये हमेशा एम्पलीट्यूड का डबल होता है, तो यहाँ पे 20 आएगा। निकाल के भी देख लो चाहे, 2 इंटू में एफ नोट की वैल्यू ये पुट करेंगे, तो हमेशा ही जो एक्स मैक्स होता है ना वो एम्पलीट्यूड का क्या होता है डबल होता है। एफ नोट बाय के 2 एफ नोट बाय के, सिंपल सी बात है, उसे 2 टाइम्स कर रहे हैं तो मतलब डबल ही होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। ठीक है आगे चले। इसमें बताओ, इसमें नीचे एम जी लगेगा कितना 20, और एक ये 4 न्यूटन लग रहा है शूडो फोर्स की वजह से। 4 न्यूटन किसकी वजह से लग रहा है शूडो फोर्स की वजह से। 2 इंटू 2 4 नीचे की तरफ इसने दिखा दिया। तो एफ नोट बाय के एम्पलीट्यूड क्या करेंगे एफ नोट बाय के। एफ नोट कितना है 24 बाय में के कितना है हमारे पास 4, तो ये कितना आएगा, रुको सही है ना, के की वैल्यू 4 है 6। एम्पलीट्यूड कितना आएगा 6, तो एक्स मैक्स कितना आएगा बताओ 12 आएगा। एक्स मैक्स कितना आएगा 12 आएगा। 2 इंटू में एफ नोट की वैल्यू कितनी हमारे पास 24 डिवाइडेड बाय में 4, तो 2 12 हो जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। चलो देखो इसमें क्या होएगा, इसमें अब भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कर दिया, इसका एक्सेलरेशन कहाँ कर दिया नीचे की तरफ, तो एम जी लगेगा यहाँ पे 20, और ये जो शूडो फोर्स है वो ऊपर की तरफ लगेगा 4 का। शूडो फोर्स क्या होता है एम इंटू ए होता है, एम इंटू ए होता है ना शूडो फोर्स। तो शूडो फोर्स अगर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो शूडो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, तो 20 माइनस 4, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी एफ नोट बाय में के, और एफ नोट की वैल्यू आएगी 20 माइनस में 4 16 बाय में 4। तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, और एक्स मैक्स की कितनी आ जाएगी यहाँ से 8। क्लियर।
हो जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे। लास्ट केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड सुन लो। When block is at its natural position and a constant force F naught towards left, it's applied on it, then it performs SHM and natural position becomes right extreme position. यहाँ पे ब्लॉक है, ये अपनी नेचुरल पोजीशन पे है, ब्लॉक है यहाँ पे, ये अपनी क्या है, नेचुरल पोजीशन में है। अब अगर मान लो इस तरफ, मतलब लेफ्ट की तरफ टुवर्ड्स लेफ्ट, अगर हमने इसे एफ नोड का एक फोर्स दे दिया, मतलब कांस्टेंट फोर्स एफ नोड का दे दिया इस तरफ, तो जो इसकी नेचुरल पोजीशन थी वो क्या बन जाती है, राइट एक्सट्रीम पोजीशन, और ये वाली क्या बन जाएगी यहाँ पे, मीन पोजीशन, और ये वाली क्या बन जाएगी, लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, बस इसमें यही था। ये एफ नोड बाई के होता है एम्पलीट्यूड की वैल्यू, और मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, मतलब इन दोनों को मिला के लिख देंगे तो 2 एफ नोड बाई के हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है इसमें। देखो तीनों केस में क्या था, एक बार तो मीन वाली पोजीशन, एक बार तो नेचुरल वाली पोजीशन है जो मीन पोजीशन, उसे ही क्या बना दिया, सुनो देखो पहले केस में क्या था, जो मीन पोजीशन थी, मीन पोजीशन, उसे ही क्या बना दिया था, नेचुरल पोजीशन, उल्टा बोल दिया, सुनो, नेचुरल पोजीशन को ही क्या बना दिया था, मीन पोजीशन। नेक्स्ट केस में हमने क्या किया, जो लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन थी वो क्या बन गई थी, वो नेचुरल पोजीशन बन गई थी। अब थर्ड केस में हमने क्या किया, जो राइट एक्सट्रीम पोजीशन है वो क्या बन गया, नेचुरल पोजीशन बन चुकी है। तीनों केस इसी पर बेस्ड थे, और जो क्वेश्चन आते हैं इन केसेस में, जिन टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन सारे हो चुके हैं अपने। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है।